ओके, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कल जो एग्जांपल्स, मतलब मैं लास्ट जो एग्जांपल्स तुम लोग बता रहा था टू गो थ्रू इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स। तो हमें देखो सबसे पहला जो एग्जांपल है दैट इज एनसीईआरटी का ही मैं बता रहा हूँ। जो फर्स्ट एग्जांपल है फ्रिक्शन से रिलेटेड एग्जांपल, यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हो। दिस इज, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर है, सॉरी एग्जांपल नंबर है 4.7। तो एग्जांपल में क्या पूछा जा रहा है, डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन in which a box lying on its floor will remain stationary। देखो मतलब क्या है, सपोज एक ट्रेन एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, तो हमें उसका एक्सेलरेशन निकालना है, मैक्सिमम उसका एक्सेलरेशन कितना हो सकता है कि उसके अंदर रखा हुआ एक बॉक्स जो होगा वो स्लिप नहीं करेगा, वो ट्रेन के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर रहे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, सपोज इसको अगर हम लोग डायग्राम वाइज सोचते हैं, इफ यू जस्ट सी द डायग्राम ऑफ द क्वेश्चन कैसा दिखेगा, तो दिस इज एग्जाम्पल 4.7 जो मैं बता रहा हूँ। तो सपोज ये जो ट्रेन है ये एक हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे रन कर रहा है, ठीक है। दिस ट्रेन इज एक्सेलरेटिंग एट सम एक्सेलरेशन ए, एंड इसके अंदर एक बॉक्स रखा हुआ है। अभी ये बॉक्स ट्रेन के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं बाहर से देखूंगा एज द बॉक्स इज एट रेस्ट रिलेटिव टू द ट्रेन, तो जब मैं बाहर से देखूंगा, ग्राउंड से देखूंगा, मुझे क्या दिखेगा कि ट्रेन का एक्सेलरेशन जितना है बॉक्स का भी उतना ही है। यस और नो? when I see from outside, when I see from the ground, I can say that acceleration of the box and acceleration of the train are same। तभी वो बॉक्स ट्रेन के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है, राइट। तो ट्रेन को तो बाहर कोई फोर्स लग रहा है, इट इज मूविंग, तो बॉक्स को किसने आगे एक्सेलरेट कराया, विच फोर्स इज एक्सेलरेटिंग द बॉक्स फॉरवर्ड, दिस फोर्स इज नथिंग बट फ्रिक्शन। क्योंकि देखो जैसे ही ये ट्रेन आगे बढ़ने लगेगा, इमेजिन करो कि जो ट्रेन है वो आगे बढ़ रहा है, तो यू कैन से कि ड्यू टू इनर्शिया जो बॉक्स होगा इट विल टेंड टू स्लिप बैकवर्ड्स, राइट। तो फ्रिक्शन इस स्लीपिंग को नहीं होने देगा। फ्रिक्शन क्या बोलेगा, नो द बॉक्स हैज टू मूव विद द ट्रेन। समझ में आ रहा है? तो वी कैन से दैट फोर्स द फोर्स that accelerates the box, the force that accelerates the box relative to the ground, relative to the ground, to keep it stationary relative to the train, ठीक है, is nothing but force of static friction। ठीक है, क्यों स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि जो बॉक्स और उसके साथ कांटेक्ट में लगा हुआ ट्रेन का सरफेस है दोनों रिलेटिवली रेस्ट पे है। यहाँ तक क्लियर हुआ लॉजिक क्वेश्चन का, यस और नो? नाउ वी नो कि अगर हम इस बॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो कौन कौन सा फोर्स काम करेगा, ऑब्वियसली mg विल एक्ट डाउनवर्ड्स। वो ट्रेन के साथ अटैच्ड है तो एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर आएगा, राइट। एंड उसको आगे बढ़ाने के लिए फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है और कोई फोर्स हमें नहीं दिख रहा, एंड द बॉक्स इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन। यानी हम सिंपल कह सकते हैं कि जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन होगा दैट शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स, right? As seen from the ground, the static friction will be equal to mass into acceleration of the box। But हमें पता है, हमने पढ़ा है लास्ट डे कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है इट इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन। अब तुम अगर इस डायग्राम को देखोगे तो डायग्राम में से तुम यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो mg के बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बॉक्स ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, दैट मीन्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्स मस्ट बी बैलेंस्ड। तो यानी हम सिंपल कह सकते हैं कि मास इनटू एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल लेस देन इक्वल टू म्यू एस
m n की जगह लिख दो mg, तो m कैंसिल हो जाएगा, यानी वी कैन से दैट a शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू s मल्टीप्लाइड बाई g। ठीक है, यानी मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन कितना हो सकता है, म्यू एस इंटू जी हो सकता है। अब क्वेश्चन में अगर तुम देखो तो म्यू एस का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.15, एंड जी का वैल्यू हम लोग 10 ले सकते हैं। दैट मीन्स वी कैन से दैट ए शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.15 multiplied by 10 meter per second square, which means that a should be less than equal to 1.5 meter per second square. So the maximum acceleration of the train will be कितना 1.5 meter per second square. Clear हुआ? Is this clear? ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में एग्जांपल 4.7 में बुक में दिया हुआ है कि डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन। 4.7 एग्जांपल जो है देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, इसलिए दिया हुआ है इसलिए हमने उसको यूज किया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो जो नेक्स्ट मैं क्वेश्चन, पहले मैं 4.9 पे आ रहा हूँ फिर 4.8 पे आ रहा हूँ, क्योंकि 4.8 में एक टर्म हम लोग डिस्कस करेंगे नया। तो 4.9 में क्या बोला जा रहा है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम। यहाँ पे देखो एक ब्लॉक लटक रहा है पुली से, ठीक है, हैंग कर रहा है वर्टिकली, एंड उसी स्ट्रिंग के साथ एक ट्रॉली अटैच्ड है जो इस सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हमें दिया हुआ है, तो हमें टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालना है। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल पुली जैसा ही है, क्योंकि इसमें भी दो ब्लॉक स्ट्रिंग से लगे हुए हैं। पुली के क्वेश्चन में मैंने बताया था कॉन्स्ट्रेंट होता है, लिमिटेशन होता है। क्या लिमिटेशन होता है कि दोनों ब्लॉक का मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए ताकि स्ट्रिंग का लेंथ अनचेंज रहे। यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट है। तो इफ यू सी दिस, क्या क्या दिया हुआ है एक बार अगर हम लोग इस डायग्राम को अगर ध्यान से देख ले, तो 20 kg का ट्रॉली है, ठीक है, 3 kg का ब्लॉक है, और हमें टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालना है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.04। इफ यू जस्ट सी दैट एग्जांपल 4.9 को अगर हम लोग देखें, राइट, तो ये हमारा ट्रॉली जो सरफेस पे स्लाइड कर रहा है, इसका जो मास है, लेट्स कॉल इट कैपिटल M, दिस इज 20 kg, एंड ये लगा हुआ है स्ट्रिंग के साथ, पास करता है पुली के ऊपर, एंड यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक लटका दिया है, लेट्स कॉल इट स्मॉल m मास, जो कि कितने का है 3 kg का है, राइट। एंड जो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है वो 0 पॉइंट कितना है 0.4, राइट, 0.04। ओके, अब देखो बहुत सिंपल सा बात है कि अगर हम लोग इसको फ्री बॉडी डायग्राम इसका अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स का 1 by 1, तो इफ आई सी द ब्लॉक, अगर मैं इस ब्लॉक को देखता हूँ, अगर मैं ब्लॉक को देखता हूँ तो उसका मास 3 kg है, तो नीचे की तरफ फोर्स कितना होगा, उसका वेट दैट इज 30 न्यूटन, राइट। एंड ये ब्लॉक स्ट्रिंग को नीचे खींचेगा तो स्ट्रिंग उसको ऊपर खींचेगा, और वही फोर्स हमारा टेंशन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि ट्रॉली आगे बढ़ रहा है, तो ट्रॉली अगर आगे बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सा बात है कि ये ब्लॉक नीचे ही जा रहा होगा। सो दिस इज गोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विद सम एक्सेलरेशन ए। ठीक है, अब ए कितना है हमें पता नहीं है, तो जस्ट वी आर अज्यूमिंग एक्सेलरेशन इज ए। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना है 30 न्यूटन माइनस टी शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास है 3, एक्सेलरेशन है ए, तो लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। पहला इक्वेशन आ गया। अब अगर हम ट्रॉली को देखते हैं, इफ यू सी द ट्रॉली हियर, तो ट्रॉली के ऊपर कौन कौन सा फोर्स है, उसका वेट नीचे है, उसका मास 20 kg है, तो वेट कितना हो जाएगा 200 न्यूटन हो जाएगा। ये सरफेस के ऊपर है, तो सरफेस पे से उसको एक नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा, दैट नॉर्मल रिएक्शन इज सपोज आर। तो ऑब्वियस सा बात है आर 200 न्यूटन के बराबर होगा, यस और नो, क्योंकि ये ट्रॉली ऊपर नीचे तो नहीं जा रहा, तो आर मस्ट बी इक्वल टू 200 न्यूटन।
इधर स्ट्रिंग ने उसको पुल किया बाई टेंशन टी, एंड पीछे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये जा किधर रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है। तो नाउ इफ यू राइट द इक्वेशन, क्या लिखोगे, नेट फॉरवर्ड फोर्स जो कितना है, टी माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन है, दैट शुड बी इक्वल टू मास 20 इंटू एक्सेलरेशन ए। पर याद करके देखो, हमने पढ़ा था लास्ट डे कि काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है, म्यू के मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन। यस और नो, काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू के मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन। एंड डायग्राम में अगर देखो, फिर से वही बात है कि नॉर्मल रिएक्शन और वेट बराबर होगा, क्योंकि ऊपर नीचे मोशन नहीं है। तो टी की जगह हम क्या लिख देंगे, सॉरी म्यू आर की जगह क्या लिखेंगे, म्यू की जगह लिखेंगे 0.04 एंड आर की जगह लिख देंगे 200 न्यूटन। तो दैट इज इक्वल टू 20 इंटू ए, यानी सिंपली वी कैन से दैट टी माइनस कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से, 2 4 8 है ना, तो 8 is equal to 20 multiplied by a, so this is our equation number 2। अब देखो सिंपल बात है, हमें निकालना है टेंशन। तो जैसे क्लास 10 में करते थे एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे, राइट, हमें टी निकालना है, हमें एलिमिनेशन करना पड़ेगा। तो सिंपल बात देखो, ऊपर में 3a है और नीचे में कितना है 20a, ठीक है। तो देर इज अ सिंपल वे दैट अगर हम दोनों का कोफिशिएंट्स को मैच कर दे तो इजीली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो क्या कर सकते हो कि इक्वेशन 1 को तुम 20 से मल्टीप्लाई कर दो और इक्वेशन 2 को तुम 3 से मल्टीप्लाई कर दो, देन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, राइट। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 20, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 3 एंड देन यू सब्ट्रैक्ट द टू, राइट। सो एज सुन एज यू डू दैट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द टेंशन। या तुम पहले एक्सेलरेशन निकाल के पुट करके टेंशन भी निकाल सकते हो, जैसे मर्जी, दैट इज अप टू यू। क्लियर हुआ, इज दिस क्लियर, क्या करना है, समझ में आया। तो हमने ये जो हमें डायग्राम दिया हुआ था, हमने क्या किया, हमने दोनों चीज का मतलब ब्लॉक का ट्रॉली का अलग अलग से हमने फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाए और फिर दोनों का इक्वेशन सेट किया, जैसे बुक में भी देख सकते हो सेम टाइप का सोल्यूशन है। तो वी हैव सेट द इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर बोथ ऑफ देम, एंड इसके बाद हम लोग को क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें टेंशन टी फाइंड करना है। या तो तुम पहले दोनों को ऐड करके टी को एलिमिनेट करके ए निकाल लो, उसको पुट करो, या तो सिंपल तुम क्या कर सकते हो, जैसे मैंने बताया कि यू जस्ट मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 20 एंड फ्रॉम दैट यू सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ओके, परफॉर्म एलिमिनेशन। तो कितना आ जाएगा, 20 इंटू 3 करेंगे तो 30 करेंगे तो 600 माइनस 20t विल बी इक्वल टू 20 इंटू 360a। हाँ बोलो, ठीक है देख लेते हैं। और इसको करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 3 8 24, ठीक है, माइनस इधर है, और इंटू 3t विल बी इक्वल टू 60a। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो कितना आ गया 576, ओके, माइनस 23t इज इक्वल टू 0, यानी द वैल्यू ऑफ t will be equal to 576 upon 23 this much न्यूटन। ठीक है, तो जो भी आ रहा है इसको सॉल्व करके देख लो कितना आ रहा है डेसिमल में, तो यू विल गेट द रिजल्ट। समझ में आया, क्लियर है, इज इट क्लियर, हेलो, ठीक है। तो जस्ट हम लोगों को इक्वेशंस बनाने हैं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इतना बड़ा कुछ इसमें है नहीं। तो जस्ट हमें दो इक्वेशंस बनाने हैं और दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें टेंशन है जो भी निकालना है। तो जो बुक में किया है कि पहले उन्होंने दोनों इक्वेशन को ऐड किया, तो इधर आ गया 22 और इधर आ गया हमारा 23, तो ए निकल गया, पुट करके उन्होंने टी निकाल लिया है। या तो तुम डायरेक्टली यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो एलिमिनेशन हमने क्या किया, हमने इधर 20 मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और इधर हमने मल्टीप्लाई किया है कितना 3, सो दैट एक्सेलरेशन वाला पार्ट कैंसिल हो जाए।
क्लियर है? आई होप समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अच्छा सॉरी, ये प्लस में था, मैंने यहाँ पे मैंने इसको माइनस कर दिया है। ठीक है, 600 प्लस 24 624 होगा, वो प्लस था, मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया है। तो ये 624, इसको भी लिख दो 624, राइट, एंड जस्ट यू डिवाइडेड, यू विल गेट द रिजल्ट। अब आते हैं हम लोग का जो लास्ट मैंने एग्जांपल बताया था देखने के लिए। ठीक है, तो दिस लास्ट एग्जांपल इज बेस्ड ऑन समथिंग, ये आ रहा है हमारा 27.1, जो भी है 27 ही मान के चलो, नियर अबाउट। ओके, तो अभी देखो लास्ट जो मैं एग्जांपल बताया था 4.8, ये एग्जांपल बेस्ड है ऑन अ कंसेप्ट कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन अ कंसेप्ट कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज का मतलब क्या होता है, इस चीज के ऊपर ये कंसेप्ट बेस्ड है। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एग्जाम्पल 4.8 पे मैं आता हूँ, बोल रहा है कि अ मास ऑफ 4 kg rests on a horizontal plane. ठीक है, the plane is gradually inclined until at an angle of 15 degree with the horizontal the mass just begins to slide। मतलब क्या है कि पहले ये जो प्लेन था OB, ये फ्लैट था, OB and OA were in the same direction initially। मैं धीरे धीरे उसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो धीरे धीरे जब ऊपर लेके जाऊंगा, इंक्लाइन करूंगा, तो क्या होगा, तो यू विल फाइंड दैट एट सम पर्टिकुलर एंगल, एट अ पर्टिकुलर मिनिमम एंगल, या एक पर्टिकुलर एंगल के बाद देखोगे वो जो हमारा ब्लॉक है वो स्लाइड करने लगेगा। ठीक है, एक्चुअली दिस एंगल, राइट, दो तरीके से बोल सकते हैं, द मैक्सिमम एंगल अप टू विच द ब्लॉक कैन रिमेन एट रेस्ट ऑन द इंक्लाइन, या द मिनिमम एंगल आफ्टर विच द ब्लॉक स्टार्ट्स स्लाइडिंग ऑन द इंक्लाइन, दैट इज नोन एज द एंगल ऑफ रिपोज। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं, REPOSE। तो हमें उसी एंगल ऑफ रिपोज का कंसेप्ट यहाँ पे लगाना है और बताना है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस। ठीक है, तो अभी अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखता हूँ, ठीक है, हाउ टू सॉल्व इट, तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी केस में पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो इसमें जो सिचुएशन है वो कैसा है? सिचुएशन ऐसा है कि दिस इज द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, दिस इज द इंक्लाइंड प्लेन एंड इसके ऊपर हमने अपना ब्लॉक रखा। ये ब्लॉक है। ठीक है, एंड इट इज गिवन दैट ये जो हमारा एंगल है, दिस एंगल, लेट्स कॉल इट थीटा, दिस इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो सबसे पहला बात है कि तुम्हें ये देखना है, तुम्हें ये फाइंड करना है और ये बताना है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए कि ये जो ब्लॉक है वो जस्ट स्लाइड करने वाला हो। अब देखो मैंने पहले बताया था, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी दो ऑब्जेक्ट को आपस में कांटेक्ट में रख रहे हैं एंड देयर इज वन फोर्स ट्राइंग टू मूव द ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू द अदर, तो जो जब वो जस्ट एट द वर्ज ऑफ मोशन होता है, तो वहां पे जो फ्रिक्शन काम कर रहा होता है उसका नाम क्या होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। Yes or no? As the block is trying to just move on the incline, that means the friction between them is the limiting friction। वो just अभी मूव करने वाला ही है, अगर थोड़ा और उसको नीचे वाला फोर्स मिल जाए तो वो स्लाइड करने लगेगा। ठीक है, तो अब अगर हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इस ब्लॉक का, ठीक है, इस ब्लॉक का अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो कैसे बनेगा? देखो, सबसे पहले कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है? नंबर वन, यू नो, इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन विल हैव द फोर्स, कौन सा? mg, वेट। एंड क्योंकि यहाँ पे मेरा इंक्लाइंड प्लेन जो कांटेक्ट का सरफेस है वो सीधा नहीं है, मैंने पहले ही बताया था, तो यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा किधर होगा? इट विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट, तो वो ऐसे बनेगा, राइट। द नॉर्मल रिएक्शन विल बी नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट, और वो, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सरफेस जो है वो हॉरिजॉन्टल नहीं है, वो इंक्लाइंड है। ठीक है, so now if I say that this is the normal reaction n, अगर मैं इसके लाइन को प्रोड्यूस करूँ, if I just produce the line of this normal reaction, if I produce the line of this normal reaction, अगर मैं यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो मैंने देखो लास्ट जो तुम लोगों को बताया था, जब मैं कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स पढ़ा रहा था, मैंने बताया था कि अगर ये जो एंगल है, अगर इंक्लाइंड प्लेन का एंगल यहाँ पे थीटा बनेगा,
तो नॉर्मल रिएक्शन का वर्टिकल के साथ जो एंगल ए भी कितना बनेगा, थीटा ही बनेगा. दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, राइट. अब ये mg जो है, दिस mg इज एक्टिंग इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो हम क्या करेंगे, क्योंकि mg वर्टिकल डायरेक्शन में है पर जो मोशन हो रहा है इट इज ऑन द इंक्लाइन, तो हम क्या करेंगे, हम रिजॉल्व करेंगे फोर्सेस को. वी विल रिजॉल्व द फोर्सेस अलोंग द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन. समझ में आया, जिधर मोशन हो रहा है उसके तरफ और उसके परपेंडिकुलर की तरफ हम फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे. तो नाउ सी, अगर तुमने फोर्सेस को रिजॉल्व किया तो देखो इस mg को अगर तुम एक रिजल्टेंट मान लो, रेजोल्यूशन मैंने बताया था कि दोनों कंपोनेंट या तीनों कंपोनेंट को ऐड करके हमें वापस अपना फोर्स मिलना चाहिए. तो अगर हमारा mg एक रिजल्टेंट जैसा है तो उसका जो दो वेक्टर होगा, द वेक्टर्स विच एड अप टू गिव mg, कैसा होगा. ऑब्वियसली वन विल बी गोइंग अलोंग द रेड एरो जो मैंने ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू एन. दूसरा किधर होगा, दूसरा होगा डाउन द इंक्लाइन. ऐसा ही होना चाहिए, तभी दोनों का डायगोनल मिला के mg आएगा. एंड यू नो कि जब भी हम वेक्टर को लेते हैं तो वेक्टर के साथ जिस डायरेक्शन का एंगल थीटा बनता है उसका कंपोनेंट कौन सा होता है, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर विद द एंगल इज cos थीटा. तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, जबकि नीचे वाला फोर्स कितना हो जाएगा, mg sin थीटा. इस चीज को याद रख लेना कि हमेशा जब भी हमारा ऐसा क्वेश्चन आता है इंक्लाइन प्लेन का, तो वेट का जो कंपोनेंट डाउन द इंक्लाइन जाएगा वो mg sin थीटा है और जो नॉर्मल के लाइन में जाएगा वो mg cos थीटा है. तो mg sin थीटा इस ब्लॉक को नीचे खींच रहा है पर ये नीचे जा नहीं रहा है, इट इज जस्ट इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम. तो इसको लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ने किसने रखा है, कौन सा फोर्स इसको ऊपर खींच रहा होगा, ऑब्वियसली इट विल बी पुल्ड अप बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. एंड ये कौन सा फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है, क्योंकि ये जस्ट एट द वर्ज ऑफ मोशन. तो व्हाट वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि हमारा जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा इट मस्ट बी इक्वल टू mg sin थीटा एंड जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन होगा इट मस्ट बी इक्वल टू mg cos थीटा. अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें, इफ यू डिवाइड द टू इक्वेशंस, तो तुम्हें क्या मिलेगा, FL अपॉन n इक्वल टू mg कैंसल tan थीटा मिल जाएगा. एंड याद करके देखो FL बाई एन क्या होता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, लिमिटिंग फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू एस इंटू एन. लिमिटिंग फ्रिक्शन बराबर म्यू एस इंटू एन, यानी FL बाई एन क्या होगा, म्यू एस होगा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगा. यानी वी कैन से दैट tan थीटा विल बी इक्वल टू म्यू एस. In other words, we can write that the value of mu s will be tan theta. And यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा थीटा कितना दिया हुआ है, 15 डिग्री दिया हुआ है. तो we can say that the answer will be tan of 15 डिग्री. तो tan of 15 डिग्री का जो भी वैल्यू है that will be equal to the coefficient of static friction between the block and the incline. Clear? समझ में आया. अब तुम tan 15 का जो मतलब वैल्यू है यू कैन ऑल्सो फाइंड इट बाय यूजिंग द ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला, राइट. tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला होता है, उसको यूज करके भी निकाल सकते हो, या अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसको यूज कर सकते हो. ठीक है, तो जो वैल्यू आएगा इट इज अराउंड 0.27 के आसपास आ रहा है. तो वी कैन से दैट नियरली इट विल बी इक्वल टू 0.27, दैट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. तो ये जो मैंने कंसेप्ट बताया, यहाँ पे मैंने क्या कंसेप्ट बताया, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज. इसको याद रखना कि व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज. एंगल ऑफ रिपोज इज बेसिकली द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन of a plane with respect to the horizontal for which an object placed on it can remain
stationary with respect to the plane. Stationary with respect to the plane. यानी अगर तुम्हारा एंगल इससे ज्यादा हुआ तो वो स्लिप करने लगेगा, या तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि इट इज द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फॉर विच द ब्लॉक विल बी जस्ट एट द, या मिनिमम एंगल ऑफ द प्लेन आफ्टर विच द ब्लॉक विल स्टार्ट स्लाइडिंग, ऐसा भी बोल सकते हो, जो मर्जी। तो दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है। नाउ इसी से रिलेटेड एक और टर्म हमारे पास आता है, कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। Another important term which comes in this regard, that is called angle of friction. तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का मतलब क्या है? ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन? लेट मी डिफाइन इट। कैसे इसको डिफाइन करेंगे देखो। तो डिफाइन करने के लिए याद रखोगे कि फॉर अ बॉडी इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम while in contact with another, the angle which the resultant of the forces of limiting friction and normal reaction makes with the just second ना, मैं बुकिंग कर दूं ना, कंफर्म टिकट है ना, टिकट कंफर्म है, मैं बुकिंग कर दूं हाँ कल के लिए। हाँ हाँ okay. So for a body in limiting equilibrium while in contact with another, the angle which the resultant of the forces of limiting friction and normal reaction makes with the direction of the normal reaction is termed as angle of friction. मतलब क्या है? अब इसको हम लोग डायग्राम वाइज समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट जो हमने यहाँ पे पढ़ा। तो स्टेटमेंट का मतलब है, सबसे पहला टर्म क्या बोल रहा है? फॉर अ बॉडी इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिटिंग इक्विलिब्रियम? लिमिटिंग इक्विलिब्रियम मतलब फिलहाल उसके ऊपर जो भी फोर्सेस है वो बैलेंस्ड है, एंड जो फोर्स उसको उसके अप्लाइड फोर्स को, या देयर इज सम अप्लाइड फोर्स ट्राइंग टू मूव इट, बट द फोर्स व्हिच इज ट्राइंग टू जस्ट कीप इट एट रेस्ट, वो कौन सा फोर्स है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। इस सिचुएशन को हम लोग लिमिटिंग इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल, सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया जहां पे मेरे पास एक ब्लॉक है, एंड ये ब्लॉक किसी सरफेस, किसी ऑब्जेक्ट के, मान लो फ्लोर या ग्राउंड, किसी भी चीज के ऊपर ये रेस्ट पे अभी है, फिलहाल है। ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कोई अप्लाइड फोर्स लगाया है, वी डोंट नो व्हाट अप्लाइड फोर्स इज इट, बट वी नो दैट यहाँ पे इसका वेट जब नीचे काम करेगा, ओके, mg ऑफ द ब्लॉक इज एक्टिंग डाउन, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन किधर काम करेगा? ऊपर काम करेगा, एज पर द यू नो नॉलेज ऑफ फोर्सेस वी नो। तो नॉर्मल रिएक्शन मेरा इधर काम कर रहा है इन द अपवर्ड डायरेक्शन, एंड क्योंकि मैं उसको आगे पुल करने का कोशिश कर रहा हूं, तो फ्रिक्शन इज ट्राइंग टू अपोज दैट, एंड वी नो कि यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन काम कर रहा है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्यों लिमिटिंग फ्रिक्शन? क्योंकि डिफाइन किया गया है कि द बॉडी इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, सो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। तो ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है और नॉर्मल रिएक्शन है, तुम दोनों का रिजल्टेंट निकालो, right? You find out the resultant of these two forces. Just copy down the question down. Anyway, चलो। तो
यू जस्ट फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस। तो रिजल्टेंट निकालने का वे हमें पता है ऑलरेडी, कैसे निकालते थे, बाय यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ। तो अगर मैंने यहाँ पे ट्रायंगल या पैरेललोग्राम लॉ यूज किया, सपोज मैंने पैरेललोग्राम लॉ यूज किया, एंड इफ आई फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस, तो रिजल्टेंट कैसा आएगा, ऐसा आएगा, राइट। द रिजल्टेंट विल मेक सर्टेन एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। तो ये जो रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन है, ये नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाता है, लेट्स कॉल इट अल्फा, दिस एंगल अल्फा इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है। अब अगर तुम इस डायग्राम को देखो तो जो ऊपर में एक छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है, यू कैन सी इजीली कि जो tan ऑफ अल्फा होगा, tan मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर जो लेंथ है वो किसके बराबर है, एफ एल के बराबर है ना, मैग्नीट्यूड वाइज। एंड जो बेस है वो n के बराबर है। बट वी नो कि एफ एल बाई एन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। यानी वी कैन से दैट tan ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन विल ऑल्सो बी इक्वल टू म्यू एस। पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि tan ऑफ द एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू म्यू एस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज आर इक्वल, राइट। एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन आर ऑलवेज इक्वल। यानी अगर किसी दो ऑब्जेक्ट के सरफेस के बीच का एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा है, तो अगर तुमने सपोज मेरे पास एक ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक, एंड इट इज केप्ट ऑन अ सपोज प्लास्टिक प्लेन, ठीक है, अ प्लेन हुज सरफेस इज मेड ऑफ प्लास्टिक। तो अगर इनके बीच का एंगल ऑफ फ्रिक्शन है सपोज 10 डिग्री, तो अगर तुमने उस प्लास्टिक इंक्लाइन शीट को इंक्लाइन करना शुरू किया, तो जब उसका एंगल 10 डिग्री बन जाएगा, तब वो ब्लॉक उसके ऊपर स्लिप करना स्टार्ट कर देगा, राइट। तो एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंड दिस कंसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुम देखोगे जब हिली एरियाज में, ओके, तुम देखोगे गैंगटॉक जाते टाइम, जब ये जो भी व्हीकल्स है, ठीक है, शेयर्ड व्हीकल्स है, जब ये लोग कहीं पे पार्क करते हैं कार को, ठीक है, या व्हीकल को, फॉर हैविंग फूड और समथिंग, तो पार्क करते वक्त हम उसको सिंपली पार्क करके नॉर्मली नहीं रख सकते एज वी पार्क ऑन अ नॉर्मल हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। वहां पे वो लोग पत्थर कुछ ईटा वगैरह टायर के पीछे लगा के रखते हैं, सो दैट द कार और द व्हीकल डज नॉट स्लाइड डाउन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई में जा रहे हैं, हमारा इंक्लिनेशन ऑफ द सरफेस बढ़ रहा है। वंस द इंक्लिनेशन ऑफ द सरफेस बिकम्स मोर देन, राइट, द एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर ऑफ द कार एंड द रोड सरफेस, तो क्या होगा, वो स्लिप करना स्टार्ट कर देगा, right? So that is a very practical application of the concept of angle of repose या angle of friction कैसे काम करता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? Is it clear to everyone? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो बता सकते हो? Okay, fine. So now see the point. The next point is regarding something called dynamics of circular motion। ठीक है, कि जब हम लोग सर्कुलर मोशन को लेके जब हम लोग डील करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, हमने पहले डिस्कस किया था कि व्हेनेवर वी हैव एनी ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन, तो चाहे उसका स्पीड कांस्टेंट हो ना हो, ओके, वेदर इट्स स्पीड इज कांस्टेंट और नॉट, उसका वेलोसिटी हमेशा वेरिएबल होता है, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग, एंड दैट इज व्हाई सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन। हमने पढ़ा था सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन। एंड चाहे तुम्हारा स्पीड कांस्टेंट हो ना हो, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, चाहे तुम्हारा स्पीड कांस्टेंट हो ना हो, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, देयर इज अ देयर इज एन एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर, जिसका नाम क्या था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, राइट। तो अब देखो, हमने न्यूटन्स लॉ में क्या पढ़ा कि इफ देयर इज एक्सेलरेशन देयर इज फोर्स, एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना। यानी जब भी हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा सर्कुलर पाथ पे, तो कोई ना कोई फोर्स, देयर इज सम फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पाथ, एंड इसी का नाम क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है,
So what we can say when we talk about dynamics of circular motion, when we talk about dynamics of सर्कुलर मोशन, तो रिमेंबर कि जब भी हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होगा, whenever any object is moving on the circular path, if you just draw it like, अगर मैंने इसका सपोज यहाँ पे मेरे पास जो पॉइंट है, सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड यहाँ से this is suppose the radius of the path, suppose r is the radius of the path, it is moving with some velocity, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है some speed के साथ, यहाँ पे अब उसका जो velocity होगा tangential होगा, the speed of the object is v. So whenever the object is moving in a circular path, there must be some force directed towards the center of the path. तो towards the center जो force हमारा काम करेगा, this force is called F C, राइट, विच इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमारा सर्कुलर पाथ में होता है, सो